बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ करते हैं। झारखंड में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह बढ़ाए जाने को लेकर आज आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक होगी। बैठक में ये फैसला लिया जाएगा कि क्या राज्य में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह की अवधि का विस्तार होगा या राज्य सरकार पूर्ण लॉकडाउन की ओर कदम बढ़ाएगी। इस बीच कोरोना संक्रमितों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। झारखंड में कोरोना को लेकर क्या हालात हैं, ये बता रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता अविनाश कुमार। में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के दूसरे चरण का आज अंतिम दिन है। आज राज्य की हेमंत सोरेन सरकार एक बार फिर इस सप्ताह को आगे बढ़ाए जाने या फिर सख्तियों पर विचार विमर्श करेगी। आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक आज होनी है और इस बैठक के बाद ये तय होगा कि पड़ोसी राज्य बिहार की तरह क्या झारखंड में भी लॉकडाउन की संभावना है। लेकिन इस बीच जो राज्य के अंदर या राजधानी रांची की अगर हम बात करें और जिस तरह से सुबह के वक्त जो तस्वीरें सामने आ रही है, उससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस वक्त भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बेवजह सड़कों पर निकल रहे हैं, बेवजह एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। और अगर हम कोरोना के आंकड़ों की अगर हम बात करें तो पिछले 24 घंटे में 6000 के करीब राज्य भर में संक्रमित पाए गए हैं। वहीं अगर मौत की बात करें तो 132 के करीब कोरोना से मौत हुई है। मतलब साफ है कि जरूर राज्य में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह का ये दूसरा चरण चल रहा है, लेकिन आंकड़ों के लिहाज से अगर हम समझे इस कोरोना के काल को, इस कोरोना के संक्रमण के बढ़ते दायरे को, तो कहीं से बहुत ज्यादा कोई सफलता मिलती हुई नहीं दिख रही है। ऐसे में आज की बैठक बहुत महत्वपूर्ण है और इस बैठक के बाद ये देखना होगा कि क्या राज्य के अंदर, झारखंड के अंदर पूर्ण लॉकडाउन की संभावना बनती है या फिर स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के आगे बढ़ाए जाने के साथ साथ कुछ और सख्तियां सरकार कर सकती है। कैमरा पर्सन अमित के साथ अविनाश कुमार, न्यूज 18 रांची। और रांची से हमारे सहयोगी अविनाश जुड़ चुके हैं। अविनाश, सबसे पहला सवाल मेरा यही होगा आपसे कि क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक होने वाली है, तो रांची में, झारखंड में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह की अवधि बढ़ाई जाएगी या फिर सरकार पूर्ण लॉकडाउन को लेकर विचार करेगी? देखिए, इस वक्त जो पूरे झारखंड के हालात हैं और जो आंकड़े हैं, उन आंकड़ों पर अगर आप गौर करें तो बहुत ज्यादा इस स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह से सरकार को या इस झारखंड को फायदा होता हुआ नहीं दिख रहा है। ऐसे में अब दो सवाल उठते हैं कि क्या इसे कंटिन्यू रखा जाए, इसके अवधि में विस्तार किया जाए, या फिर जिस तरह से पड़ोसी राज्य बिहार ने पूर्ण लॉकडाउन की ओर कदम बढ़ाया है, 10 दिनों का लॉकडाउन किया है, क्या उसकी भी एक संभावना बनती है। और इस पर विभाग के अलग अलग अधिकारियों के द्वारा मुख्यमंत्री को बहुत सारे सुझाव भी दिए गए हैं। लगातार मुख्यमंत्री हर दिन अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं। अलग अलग जिलों से जो फीडबैक आ रहे हैं उस पर भी बैठक हो रही है। हाँ, ये बात जरूर है कि स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के दौरान जो पहले आंकड़े आते थे, 8000 तक ये आंकड़े, संक्रमितों का जो आंकड़ा था 24 घंटे के अंदर का, ये 8000 तक पहुंच जाता था। उसमें आप कह सकते हैं कि थोड़ी गिरावट जरूर है, लेकिन इस वक्त भी अगर आप 6000 के लगभग रोजाना रह रहे हैं, 100 से ज्यादा मौतें हो रही हैं, 132 के करीब पिछले अगर हम 24 घंटे की बात करें तो मौतें हुई हैं, तो ये कम नहीं है। क्योंकि इतने ही आंकड़े पर दूसरे जो राज्य हैं, बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जिन्होंने पूर्ण लॉकडाउन की ओर भी कदम बढ़ाया है। तो ये आज जिस तरह से आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक होनी है, इन विषयों पर जरूर चर्चा होगी। और यह भी कहा जा रहा है कि अगर पूर्ण लॉकडाउन की ओर सरकार कदम नहीं भी बढ़ाती है तो और कुछ सख्तियां हो सकती हैं। अब और जो सख्तियों की जो बात हो रही है उसमें जो समय अवधि का रखा गया है, 2 बजे के बाद से जो बाजारें बंद हो जा रही हैं, 3 बजे के बाद सड़कों पर आवागमन पर रोक लगाई गई है, तो ये सारी चीजें और आपको समय में और कमी की जा सकती है। दूसरे जो बहुत सारे अभी भी कार्यालय जो चल रहे हैं उन्हें पूर्ण रूप से बंद करने की भी घोषणा हो सकती है। तो कुछ ऐसी सख्तियां हैं जिस पर सरकार विचार कर रही है। आज देर शाम तक इसकी घोषणा भी हो जाएगी, क्योंकि जो दूसरे चरण का जो सुरक्षा सप्ताह है उसका अवधि कल सुबह 6 बजे तक समाप्त हो रहा है। इसलिए आज सरकार को निर्णय ले लेना होगा और सरकार इस पर निर्णय लेने के बाद आगे कोरोना संक्रमण काल को कैसे आप रोक सकते हैं, इस दायरे को कैसे रोक सकते हैं, इस पर आगे बढ़ेगी। जी अविनाश, आपका बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए।
आज रांची में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने संजीवनी वाहन का हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि सरकार ने पहले चरण में रांची जिले के अस्पतालों को ऑक्सीजन की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए संजीवनी वाहन की शुरुआत की है। इसके बाद धनबाद और जमशेदपुर में संजीवनी वाहन की शुरुआत की जाएगी। इससे इलाज करा रहे मरीजों को ऑक्सीजन के लिए चिंता नहीं करने की जरूरत है। संजीवनी वाहन में हमेशा ऑक्सीजन सिलेंडर मौजूद रहेंगे। वहीं संजीवनी वाहन 24/7 ऑपरेशन मोड में रहेंगे। संजीवनी वाहन में जीपीएस ट्रैकिंग सिस्टम भी होगा ताकि इसकी बेहतर तरीके से मॉनिटरिंग की जा सके। ऑक्सीजन को लेकर जिस तरीके से आए दिन अस्पतालों में खत्म हो जाने से अफरा तफरी मचती रही है, आज हम लोगों ने एक संजीवनी वाहन को प्रारंभ करने का निर्णय लिया है और इस संजीवनी वाहन में अभी पहले चरण में हम रांची से शुरू कर रहे हैं। इन ट्रकों में ऑक्सीजन लगे रहेंगे और जिस हॉस्पिटल में भी ऑक्सीजन की कमी आएगी तत्काल ये ट्रक वहां रश करेंगे और उस अस्पतालों को ऑक्सीजन मुहैया कराएगी। और कोडरमा से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां शादी के मंडप की जगह दूल्हा अस्पताल पहुंच गया है। सांस लेने में दूल्हे को तकलीफ की शिकायत थी, जिसके बाद उसका कोविड टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आ गया। ऑक्सीजन सपोर्ट पर दूल्हा बताया जा रहा है। फिलहाल राहत की बात यह है कि दूल्हे की हालत में सुधार है। कोडरमा के जयनगर प्रखंड का रहने वाला है युवक। तो एक बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कोडरमा से, जहां पर शादी के मंडप से दूल्हा सीधे हॉस्पिटल पहुंच गया। दूल्हे की कोविड रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। वहीं मंगलवार को वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव गुमला पहुंचे, जहां उन्होंने कोरोना को लेकर जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की ओर से चल रहे कार्यों की समीक्षा की और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। वित्त मंत्री ने सभी पीवीटीजी परिवार, अनुसूचित जनजाति और टाना भगत परिवार के सदस्यों जिनका राशन कार्ड नहीं बना है, उनका राशन कार्ड जल्द से जल्द बनाकर उनके घर तक राशन मुहैया कराने का निर्देश दिया। उन्होंने माना कि कोरोना काल में हमारी तैयारी उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए थी। हमारी तैयारी उतनी नहीं है, इसका दो मत नहीं है। बेड्स नहीं थे, ऑक्सीजन नहीं थे, रेवन्यू की कमी है। लेकिन ये बताएं आपको हम कि ये भारत सरकार की जिम्मेदारी बनती थी कि हमारा हमको देश की रेवन्यू हम पैदा नहीं करते हैं, ऑक्सीजन भी हम पैदा नहीं करते हैं, वो स्टील कंपनी वाले करते हैं जो केंद्र सरकार की जिम्मा में है। इस तरह से हमको तैयारी रहना चाहिए, देश को भी और झारखंड को भी, लेकिन तैयार नहीं होने इसलिए बीमारी ज्यादा बढ़ रही है और हमारे पास साधन पहले से जो इंफ्रास्ट्रक्चर है हम उसको कोप अप नहीं कर पा रहे। और साहिबगंज की महिला थाना प्रभारी रूपा तिर्की की मौत की मिस्ट्री उलझ गई है। परिजनों ने सुसाइड की बात से साफ इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा है कि मर्डर का आरोप है। उनकी मां और बहन का आरोप है कि मनीष और पंकज मिश्रा नाम के दो सहकर्मी लगातार थाना प्रभारी रूपा तिर्की को टॉर्चर किया करते थे। परिवार ने कहा कि लाश देखने से ही मामला हत्या का लगता है, जिसकी जांच के लिए थाने में लिखित शिकायत दर्ज की गई है। आपको बता दें कि 2018 बैच की सब इंस्पेक्टर रूपा तिर्की का शव सोमवार शाम उनके सरकारी आवास से बरामद हुआ था। परिजन जिस मनीषा नाम के सहकर्मी पर हत्या का आरोप लगा रहे हैं, उसके घर पहुंचने पर ही रूपा के फांसी लगाकर आत्महत्या करने का मामला सामने आया था। एसपी ने घटना पर दुख जताते हुए कहा है कि हम मामले की पूरी पड़ताल कर रहे हैं। कौन टॉर्चर किया, नाम बताइए। मनीषा और पंकज मिश्रा किस बात के लिए टॉर्चर किया जा रहा था नहीं पता, पर बोलते टॉर्चर करते रहता। घर का क्वार्टर मिला उसका टॉर्चर की, खाना प्रभारी बने उसके लिए भी टॉर्चर करते रहते। घटना जो भी है हम लोग इसका तहकीकात कर रहे हैं और सही कारणों तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं और जो उनका डेड बॉडी है वो पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है
जिससे हत्या का स्पष्ट कारण या मृत्यु के स्पष्ट कारण का पता लगाया जा सके। हम लोगों ने मजिस्ट्रियल इंक्वायरी करवाई है, इसकी इंक्वेस्ट करवाई है और हम तह तक जाने का प्रयास करेंगे कि किन कारणों से यह घटना घटी। वहीं तिर्की की मौत पर पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी ने भी सवाल उठाए हैं। बाबूलाल ने सीएम हेमंत सोरेन से ट्वीट कर सीबीआई जांच की मांग की है। उन्होंने लिखा है, मामले की गंभीरता को देखते हुए मुख्यमंत्री जी से आग्रह करता हूं कि मृत महिला दारोगा का पोस्टमार्टम मेडिकल कॉलेज के वरीय डॉक्टरों की टीम से करवाया जाए। साथ ही इस आदिवासी होनहार दारोगा की कथित हत्या के मामले की अविलंब सीबीआई से जांच कराने का निर्देश दें। अब देखिए, ऐसे में सवाल भी उठते हैं। साहिबगंज पुलिस से सवाल है कि महिला थाना प्रभारी रूपा तिर्की की मौत हुई या मर्डर किया गया? क्या रूपा की सहकर्मियों से अनबन हुई थी? ड्यूटी से लौटने के बाद क्यों की आत्महत्या? क्या मौत के राज को छुपा रही है पुलिस? और गिरिडीह के जंगल में पेड़ से लटकता एक युवक का शव मिला है। शव मिलने से सूचना से आसपास के लोगों में हड़कंप मच गया है। मृतक का नाम नीरज कुमार बताया जा रहा है, जो पिछले 23 अप्रैल से लापता था। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है और पूरे मामले की जांच की जा रही है। साहिबगंज में आरपीएफ ने चांदी के आभूषण के साथ एक युवक को धर दबोचा है। पुलिस ने हावड़ा जमालपुर एक्सप्रेस में छापेमारी के दौरान युवक को 22.4 किलोग्राम चांदी के साथ धर दबोचा। जब्त चांदी की कीमत 8,76,000 रुपए आंकी गई है। घाटशिला में युवा किसान टिंकू महतो की मेहनत रंग लाने लगी है। गुडाबांधा प्रखंड के नामोशोल गांव में सेब की फसल लहलहा रही है। नक्सल प्रभावित गांव में टिंकू महतो ने खेती की नई अलख जगाई है। टिंकू महतो ने अपने गांव में 100 से अधिक सेब के पेड़ लगाए हैं, जिसमें फल आना भी शुरू हो गया है। जून जुलाई में फल पूरी तरह पककर तैयार हो जाएगा। 2 साल की कड़ी मेहनत के बाद आज गुडाबांधा में कश्मीर जैसा नजारा देखने को मिल रहा है। तक पूरी तरह पक के रेडी हो जाएगा सर। और अभी स्टार्टिंग में कलर आ चुका है, आप लोग देख सकते हैं सर, पूरा कलर आ चुका है उसमें सेब में और साइज भी बड़ा हो गया है, पकने की स्थिति में आ गया सर। 1 महीना में पक जाएगा। देखा जाए तो अभी क्या स्थिति आंधी पानी में? सर रोज़ आंधी पानी हो रहा है इधर और शाम का आंधी पानी हो रहा है। इसमें बहुत सारा फल हम लोग का नुकसान हुआ है सर, बहुत सारा फल गिरा हुआ है और इतना बचा पाए हैं। और अगले साल और ज़्यादा फल आएगा सर, प्रति पौधा अगले साल कम से कम 5-10 केजी फल आएगा। मेहनत बहुत ज़्यादा है, प्रयास भी बहुत है। तो सर ये सब पेड़ सर हम लोग देखे नहीं थे बचपन से, कभी सुने थे कि कश्मीर में पेड़ है सेब का, इच्छा था देखने के लिए। दोस्त लगता है टिंकू महतो, तो सोचा यूट्यूब से कुछ देखा, हम लोग को बताया नहीं हो, तो ऐसा ही सब बाद में बताया कि ऐसा ऐसा हम देखे, कुछ करना चाहते हैं, काम धंधा तो बाहर जाना पड़ता है, तो घर ही में कुछ देखते हैं, तो लाया लगाया, हो गया सर। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।